बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद अब हमने स्टार्ट करना है ओजेनेसिस आज से, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो ऑफ ओवा एग। तो हमने ये देखना है कि ह्यूमन बीइंग्स में ओजेनेसिस किस तरह से होती है। जिस तरह हमने पीछे डिफरेंसेस में पढ़ा है स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में तकरीबन सेम ही पैटर्न पे होती है, जबकि ओजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है। इवन कि हमें मैमल्स में भी ये डिफरेंट नजर आ रहा होता है, इसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो ये जो है ह्यूमन बीइंग्स, इनमें ओजेनेसिस किस तरह से होती है ये हमने देखना है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ओजेनेसिस जो है, ओजेनेसिस मतलब एग फॉर्मेशन। जिस तरह हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जब जेनिटल रिज में गए, यानी कि उस पार्ट में डेवलपिंग एम्ब्रियो के जिसने बाद में टेस्टिस में डेवलप होना था, तो उनके अंदर जाके वो स्टोर हुए और फिर वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हुई आफ्टर प्यूबर्टी। लेकिन ओजेनेसिस जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही स्टार्ट हो जाती है, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान ही जो ओजेनेसिस है वो स्टार्ट हो जाती है। और कब स्टार्ट होती है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, जब ये फीमेल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा तो उसमें जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगी वो क्या होगी कि सेल्स दो किस्मों में डिवाइड हो जाएंगे। यानी एक सोमैटिक सेल्स होंगे, एक जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो जो पूरी बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन बनाएंगे, जबकि जर्म सेल्स वो जो कि एग्स में आगे जाके डेवलप होंगे। और वो फिर जब वो डिफरेंशिएट हो गए एम्ब्रियो के सेल्स, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स में, तो जर्म सेल्स विल माइग्रेट टू जेनिटल रिज, यानी वो जो फ्यूचर ओवरीज हैं उनमें वो माइग्रेट कर जाएंगे, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है। और फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 2nd to 7th मंथ के दौरान ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, यानी अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। और तकरीबन 7 मिलियन ओगोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी इस दौरान। 2nd to 7th month of embryonic development, ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं they divide again and give rise to about 7 million oogonia। ये जो 7 मिलियन oogonia बनेंगे 2nd से 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, इनमें से मैक्सिमम oogonia जो हैं उनकी डेथ हो जाएगी। दे विल अंडरगो एपोप्टोसिस। किस वजह से कि 5th मंथ के दौरान ये जो oogonia हैं इनके अंदर मियोसिस स्टार्ट होगी। हमें पता है कि ये जो जर्म सेल्स हैं ये जब डिवाइड करते हैं तो मियोटिकली डिवाइड करते हैं, ठीक है। अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए तो ये माइटोटिकली डिवाइड कर रहे थे 2nd से 7th मंथ के दौरान, और उस दौरान इन्होंने अपना नंबर इतना इंक्रीज किया कि 7 मिलियन तक oogonia जो हैं वो हमें ओवरीज में नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि इसी दौरान 5th मंथ जब स्टार्ट होता है तो 5th मंथ में फर्स्ट मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। अब बहुत सारे ऐसे oogonia होते हैं जिनमें मियोसिस नहीं होती सही से, तो उनकी एपोप्टोसिस हो जाती है, या और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं कि जिनको नरिशमेंट नहीं सही से मिल रही, तो वो उनकी जो ये एपोप्टोसिस है वो हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो मैक्सिमम सेल्स हैं oogonia जो हैं वो उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी एपोप्टोसिस हो जाएगी, और एंड पे जो है वो 7 मिलियन सेल्स नहीं रह जाएंगे। और ये जिनमें मियोसिस हुई थी, तो ये जो मियोसिस है कंप्लीट मियोसिस नहीं होगी। ये आपने याद रखना है कि आपको पता है ना, मियोसिस जो है वो उसमें फर्स्ट मियोसिस होती है और फिर सेकंड मियोसिस होती है। सेकंड मियोसिस जो है वो माइटोसिस जैसी ही हो रही होती है, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट मियोसिस हो रही होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फर्स्ट मियोसिस में जो प्रोफेज, फर्स्ट फेज जो आएगी उसको हम, चूंकि फर्स्ट मियोसिस है तो हम कहेंगे प्रोफेज 1। मियोसिस 1 है तो उसका जो फेजेस होंगे उनके साथ भी हम 1 1 लगाते जाएंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, इस तरह करके। तो प्रोफेज 1 की आगे फिर 5 इसकी अपनी स्टेजेस होती हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ये वो जो प्रोफेज है उसी की ही आगे ये डिफरेंट स्टेजेस हैं।
प्रोफेज के दौरान यही होता है ना कि सेल डिवीजन से पहले उसका जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस किस्म की होती है ना प्रोफेज। तो प्रोफेज की ही आगे 5 जो हैं वो स्टेजेस हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। तो ये जो फर्स्ट मियोसिस इन ओगोनिया में 5th मंथ में स्टार्ट हुई, तो अब हम उनको ओगोनिया नहीं कहेंगे बल्कि हम उनको कहेंगे ओसाइट। ठीक है, अब जिनमें ये जो ओसाइट बन गए, जिनमें मियोसिस हो गई, वो तो रहेंगे ओवरीज के अंदर मौजूद, और बाकी जो हैं वो सारे दे विल अंडरगो एपोप्टोसिस। और जो मियोसिस हो रही है उसका जो फर्स्ट फेज है फर्स्ट मियोसिस का, प्रोफेज 1, वहीं पे मियोसिस अरेस्ट हो जाएगी। किस स्टेज पे? डिप्लोटीन स्टेज पे। ठीक है, मियोसिस कहाँ पे अरेस्ट हो जाएगी? प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे। ठीक है, या आप यूं भी याद रख लीजिए कि प्रोफेज 1 पे मियोसिस जो है वो अरेस्ट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी वहां पे, और उसके बाद कंटिन्यू नहीं होगी मियोसिस। फिर जब उसके बाद बर्थ होगी, बर्थ के बाद प्यूबर्टी आएगी, यानी एट द एज ऑफ 12 इयर्स, फिर उस टाइम पे स्पेसिफिक हार्मोनल सिग्नल्स रिलीज होंगे और वो फिर उस कंडीशन से उन ओसाइट्स को एस्केप करवाएंगे और फर्स्ट मियोसिस जो है वो कंटिन्यू करेगी। और जब फर्स्ट मियोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो उस टाइम पे फिर हम ओसाइट को कहेंगे प्राइमरी ओसाइट। फर्स्ट मियोसिस कब कंप्लीट होगी? पहले तो वो जब 5th मंथ में स्टार्ट हुई है मियोसिस, तो वो अरेस्ट हो गई थी, और ये प्रोफेज 1 पे ही डिप्लोटीन स्टेज पे। और ये कहाँ पे जाके ये दोबारा से कंटिन्यू हो रही है? आफ्टर प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 12 इयर्स। स्पेसिफिक हार्मोनल सिग्नल्स जो है वो इसको एस्केप करवाएंगे उस वो जहां पे ये अरेस्ट हुई थी वहां से, और फर्स्ट मियोसिस जो है वो कंप्लीट होगी। और अब जो ओसाइट हमारे पास मियोसिस कंप्लीट होने के बाद जो ओसाइट हमारे पास आएंगे, अब एक मियोसिस के बाद आने तो 2 चाहिए ना ओसाइट, और दोनों में हाफ हाफ हो क्रोमोसोम नंबर, लेकिन होगा ये कि एक उसमें से जो है उसको हम प्राइमरी ओसाइट कहेंगे और दूसरे को हम पोलर बॉडी कहेंगे। ओसाइट उसको इस वजह से कहेंगे कि उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स भी हैं और न्यूक्लियर मटेरियल भी है, जेनेटिक मटेरियल भी है। जबकि जो पोलर बॉडी है उसके अंदर हाफ क्रोमोसोम तो चले गए, लेकिन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो हैं वो इक्वली डिवाइड नहीं हुए। साइटोकाइनेसिस जो है मियोसिस के 1 पे एंड पे, मियोसिस 1 के एंड पे जो साइटोकाइनेसिस थी वो अनइक्वल थी। ठीक है, और चूंकि साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी हमने देखा मॉर्फोजीन्स वगैरह होते हैं, मैसेंजर आरएनए होते हैं, मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स होती हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो बाद में फर्दर डेवलपमेंट के दौरान जैसे क्लीवेजेस वगैरह हो रही होती हैं तो उस दौरान उनकी जरूरत होती है। तो अब जिस ओसाइट के अंदर ये चीजें नहीं गई साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, उनको हम कह रहे हैं ये पोलर बॉडी है, उसको हम कह रहे हैं, और जो दूसरा है उसको हम कह रहे हैं ये प्राइमरी oocyte है। ठीक है, और oogenesis जो है ये एक पीरियोडिक प्रोसेस है। ठीक है, हर मंथ जो ह्यूमन फीमेल है उसके अंदर 1 to 4 oocyte जो हैं वो फर्दर जो है oogenesis के प्रोसेस से गुजरते हैं। ठीक है, और उसमें ये जो साइक्लिक एक प्रोसेस है, पीरियोडिक प्रोसेस है, तो ये वेरी करता है और 22 टू 20 21 टू 28 डेज पे कंसिस्ट ये करता है। ठीक है, यानी ये अब वेरी करता है कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस पे डिपेंड करता है कि जिन इलाकों की वो खवातीन होंगी उनकी जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग उनका ये जो पीरियोडिक साइकिल है, ये जो oogenesis का प्रोसेस है, हम कह रहे हैं ये एक पीरियोडिक प्रोसेस है, एक स्पेसिफिक पीरियड वाइज हो रहा होता है। तो ये 21 टू 28 डेज पे कंसिस्ट करता है। अब देखिए, अब 21 टू 28 डेज, इसमें 7 डेज का डिफरेंस है। तो ये डिपेंड करता है कि साइट्स हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, दे विल अंडरगो एपोप्टोसिस। तो बाकी जो है वो तकरीबन 4
400 oocytes जो हैं वो पूरे एक औरत के पूरे उस रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन के दौरान, जो कि 38 इयर्स तकरीबन बनता है, यानी जो फीमेल की एज है, यानी उसकी 50 इयर्स की एज तक तकरीबन 400 oocytes जो हैं वो इस रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान मेच्योर होते हैं, ठीक है। और ये इस oogenesis के प्रोसेस से गुजरते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? कोई बात जो यहाँ तक आपको ना समझ आई हो? हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से? ये देखिए जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि ओवोगोनिया, इसमें मियोसिस स्टार्ट हुई तो बिफोर बर्थ कहाँ पे अरेस्ट हो गई? प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज पे। और उसके बाद जब ये प्यूबर्टल स्टेज पे एट द एज ऑफ 12 इयर्स जब स्पेसिफिक हार्मोनल सिग्नल्स आए, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मियोसिस 1 है ये कंप्लीट हुई, ठीक है। और उसके कंप्लीट होने से जो एक हमारे पास क्या आई? पोलर बॉडी, और दूसरी क्या चीज है? oocyte, ठीक है। एक पोलर बॉडी है और एक oocyte है। अब उसके बाद जो, यानी कि ये आफ्टर बर्थ हमने देख लिया। अब उसके बाद जब ये प्यूबर्टल स्टेजेस पे हार्मोनल सिग्नल्स रिलीज होते हैं और जो ओवोगोनिया है वो मेच्योर होते हैं, तो और उसके बाद यानी कि तब फिर एक जब सेकंड मियोसिस कंप्लीट होती है, तो सेकंड मियोसिस में भी एक पोलर बॉडी होती है और दूसरा उसके अंदर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, यही सेकेंडरी oocyte फिर अगर इसको स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है तो ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इस सेकेंडरी oocyte को जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज नहीं करता तो ये फिर डीजनरेट हो जाता है। अच्छा, ये फर्स्ट मियोसिस की हमने बात कर ली कंप्लीट। उसके बाद जो सेकंड मियोसिस है ना, वो रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान फिर कंप्लीट होती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान किस तरह कंप्लीट होगी? यानी फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हुई, प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte जो है उसकी फिर आगे उसमें सेकंड मियोसिस स्टार्ट हो गई। अब उससे सेकेंडरी oocyte बनना है, और सेकेंडरी oocyte जो बनेगा उसके अंदर भी वो जाहिर है सारी डिफरेंट स्टेजेस होंगी, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, टीलोफेज 2, ठीक है, वो सारी होंगी। और फिर एंड पे साइटोकाइनेसिस। तो ये जो सेकंड मियोसिस होगी ये जाके मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हो जाएगी। फर्स्ट कहाँ पे हुई थी? प्रोफेज 1 पे। सेकंड मियोसिस कहाँ पे अरेस्ट हो रही है? मेटाफेज 2 पे। और ये इस पे अरेस्ट रहेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती सेकेंडरी oocyte की, तो ये सेकेंडरी oocyte जो है इसमें मियोसिस कंप्लीट नहीं होगी। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर ये जो मेटाफेज 2 है यहाँ से मियोसिस आगे प्रोसीड करेगी। और जो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो जाइगोट है उसके अंदर हाफ क्रोमोसोम जो है वो ऑब्टेन हमें हो जाएंगे, ठीक है। और जो उसमें सेकंड एक चीज बन जाएगी वो पोलर बॉडी होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? जी मैम। अच्छा जी। अच्छा, अब ये जो हम रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब है कि ये जो वो साइड है इसकी मेचुरेशन, ठीक है। अब ये किस तरह से रिप्रोडक्टिव साइकिल, हमने इसकी ड्यूरेशन तो देखी कि 21 to 28 डेज में का ये होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। लेकिन कुछ दूसरे मैमल्स हैं जिनमें ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल, ह्यूमन बींग्स में तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं ना, लेकिन कुछ दूसरे मैमल्स हैं जिनके अंदर हम इसको ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं, ठीक है। और माइस के अंदर जो इस साइकिल का ड्यूरेशन है वो 6 डेज है, ठीक है। और इस ये जो साइकिल एक कंटिन्यू करता है, चाहे ये 6 डेज के लिए हो चाहे 21 to 28 डेज के लिए हो, तो ये फर्दर तब ये कंटिन्यू करता है जब इसमें मुख्तलिफ हार्मोन्स जो हैं वो अपना इनपुट देते हैं। मुख्तलिफ हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस साइकिल की कंटिन्यूएशन के लिए।
और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसकी 4 जी आपकी आवाज कट रही। स्टेज होती है। पहली स्टेज जो है वो फोलिकुलर स्टेज है, सेकेंड स्टेज को कहते हैं ल्यूटियल स्टेज, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ये जो आवाज कट रही है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब क्लियर आ रही है? नो मैम, नहीं अभी सही नहीं आ रही। अच्छा, मैं ये बात कर रही हूँ कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर 21 to 28 डेज का होता है। और अगर आप इसको देखें कि इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, ओहो, हाँ जी, अब आ रही है? हाँ जी, अब आवाज आ रही है क्लियर मेरी? जी मैम आ हाँ रही जी है। बच्चों, मेरी आवाज क्लियर है? तो रिप्रोडक्टिव साइकिल की स्टेजेस की मैं बात कर रही थी कि इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले फोलिकुलर स्टेज होती है। ये किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर होती है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है तो ये कहाँ से रिलीज होता है? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके इंटीरियर लोब से फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। जब ये ओवरीज तक पहुंचता है तो ये फोलिकुलोजेनेसिस स्टार्ट करवाता है, यानी फोलिकल फॉर्मेशन स्टार्ट करवाता है। फोलिकुलोजेनेसिस के दौरान क्या होता है कि oocyte जो है उसकी मैच्योरेशन स्टार्ट होती है। oocyte के गिर्द जो ओवरी के सोमेटिक सेल्स हैं, जिनको हम ग्रेन्युलोसा सेल्स कहते हैं, वो अरेंज होना शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। और वो जब उसके गिर्द लेयर्स की सूरत में अरेंज होते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं ये अब एक फोलिकल है, यानी oocyte। और oocyte के गिर्द क्या चीजें, जो oocyte तो है ना, ये जो है जर्म सेल है, और इसके गिर्द जब सोमेटिक सेल्स यानी ओवरी के सेल जब उसके गिर्द लेयर्स की सूरत में अरेंज होते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। और ग्रेन्युलोसा सेल्स जब लेयर्स की सूरत में अरेंज हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ये अब फोलिकल बन गई। फिर आगे फोलिकल जो है ये इसमें मजीद ये फोलिकल मेच्योर कैसे होती है, इसमें ये होता है कि उनके दरमियान स्पेसिस बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और मैं आपके साथ एक दफा स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जी, ये देखिए आप, ये अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ जी ये देखिए आप, ये अब यहाँ पे ये प्राइमोर्डियल फोलिकल oocyte। अब ये जो है ये बिफोर बर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे अभी कोई उस oocyte में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी जब ये रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो गया तो अब इसके दौरान क्या हुआ, ये जो पिंक सा है oocyte, इसके गिर्द पर्पल सा आपको नजर आ रहे होंगे, सेल्स अरेंज होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब इसके दौरान अब नेक्स्ट स्टेज, इसको हम कहते हैं प्राइमरी फोलिकल, ठीक है, जिसमें कोई स्पेसिस नहीं है इन ग्रेन्युलोसा सेल्स में, ये जो पर्पलिश सेल्स जिन्होंने सराउंड किया हुआ है इस oocyte को। जब इसके बाद आप नेक्स्ट इसमें स्टेज देखें, जब ये फोलिकल ग्रो कर रही है तो यहाँ पे स्पेसिस बनना शुरू हो गई हैं इन पर्पलिश सेल्स के दौरान। और ये इसको फिर हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, ठीक है, या सेकेंडरी oocyte नहीं, सॉरी, इसको फिर हम कहते हैं सेकेंडरी फोलिकल, ठीक है। और सेकेंडरी फोलिकल जो है इसमें आप देखेंगे कि स्पेस जो है वो बढ़ रही है। और उसके अंदर क्या होता है, इसको हम ये जो कैविटी सी बन रही होती है स्पेस, इसको हम एंट्रम के अंदर फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं एंट्रल फ्लूइड, ठीक है। और एंट्रल फ्लूइड जो है जब इसके अंदर फिल हो जाता है और इस तरह से ये सेल्स जो हैं वो ग्रेन्युलोसा सेल्स बिल्कुल इससे दूर दूर हो जाते हैं, कैविटी कंप्लीट एक कैविटी बन जाती है, एंट्रम फ्लूइड फिल हो जाता है, तो इसको फिर हम कहते हैं मेच्योर फोलिकल, ठीक है, या फिर इसको हम ग्रेफियन फोलिकल भी कहते हैं। और अब इस